होगी। मैत्री इंस्टीट्यूट की इस सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था और उसके संविधान की कक्षा में हैं हम लोग, और अध्याय 6 का 12वें दिन की क्लास है, भाग 12, जिसमें हमें स्वतंत्रता का अधिकार पर बात करना है, राइट टू फ्रीडम पर बात करना। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22, यानी अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22, 4 अनुच्छेदों को मिलाकर स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम बनता है। तो अब हम लोग इनमें से पहले की बात करेंगे, अनुच्छेद 19 की बात करेंगे। तो आज की कक्षा में बात होगी अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19। और अनुच्छेद 19 क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें ढेर सारी स्वतंत्रताएं हैं, तो बल्कि आप कह सकते हैं इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं। यानी इसमें चूंकि कई स्वतंत्रता है, इसलिए इसको कहे हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्या कहेंगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात इस कक्षा में होनी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताओं की बात होगी। तो आज आप इस कक्षा में जानेंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, अपनी बात कहने की स्वतंत्रता, अपने भाव व्यक्त करने की स्वतंत्रता, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, इसे कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और जरा आप विचार करें कि अगर आपको कुछ कहने की आजादी न हो, कुछ बोलने की आजादी न हो, अपने विचार रखने की आजादी न हो, तो क्या ऐसी दशा में आप अपने आप को स्वतंत्र होने जैसा महसूस कर सकते हैं? आपको लगेगा कि आपको बेड़ियों में जकड़ा है। यानी स्वतंत्रता का मतलब है कि हम अपने विचार व्यक्त कर सकें, हम अपनी बात कह सकें, और यही स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19, 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत इसके 2 भाग हैं। एक भाग है कि हमें स्वतंत्रता दी गई है एक भाग में कि हम क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। एक भाग में ये स्वतंत्रता दी गई है कि क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कहां कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरे भाग में इस पर तमाम रोक लगाए गए, तमाम निर्बंधन लगाए गए, तमाम बंधन लगाए गए कि बोलने की आजादी दें, लेकिन कुछ ऐसा न बोल दें कि सबको दिक्कत हो जाए। तो बोलने की आजादी एक तरफ, कहने की आजादी एक तरफ, रहने की आजादी एक तरफ, जाने की आने की आजादी एक तरफ, और क्या कहना है, कब कहना है, कहाँ कहना है, कैसे कहना है, कहाँ रहना है, कहाँ जाना है,
इन पर कुछ सीमा तक रोक लगाने की भी व्यवस्था अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही है। बड़ा शानदार संतुलन आपको देखने को मिलेगा अधिकारों में और उन अधिकारों के रोक कि कहां जाकर के हमारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, वहां पर प्रतिबंध लगने शुरू होते हैं। बोलने की आजादी है, लेकिन बोलने में गाली देने की आजादी नहीं आती, तो गाली देना रोक दिया गया। बोल सकते हैं, गलत बोलना रोक दिया गया। तो इसमें सुंदर सा संतुलन आपको देखने को मिलेगा कि आजादी भी है और रुकावट भी। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1) है, यानी इस अनुच्छेद में इसके दो भाग कर सकते हैं आप, इसके दो हिस्से कर सकते हैं। एक है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19(1), यानी कि अनुच्छेद 19(1), और एक है अनुच्छेद 19(2) और उसके आगे। ये दो भाग है। इधर अधिकार है, इधर निर्बंधन है, रोक है। एक क में अधिकार है, 6 अधिकार एक क में दिए गए हैं। कितने अधिकार दिए गए हैं? 6 अधिकार इसमें दिए गए हैं, और उतना ही उधर रोक भी दिया गया है। यानी कौन से अधिकार का कैसे पालन करना है, कौन से अधिकार को कैसे इंटरटेन करना है, कैसे उस अधिकार का आनंद उठाएंगे, उसके तरीके भी इधर दिए हुए। इसके दो भाग कर लेंगे। एक में अधिकार की बात है, अनुच्छेद 1 का क है, ख है, ग है, घ है, अंग है। उसके बाद च नहीं है, छ है। तो इतने अधिकार हैं इधर अनुच्छेद 19(1) क, ख, ग, घ, अंग। च नहीं है, हटा दिया गया है, छ है। उसी तरह इधर दिए हुए हैं अनुच्छेद 19(2), 19(3), 19(4), 19(5) और 19(6). इस तरह से इतने अनुच्छेद आपके सामने दिए गए हैं, 19(2), 3, 4, 5, 6, और इनका काम है युक्त तर्क निर्बंधन, इनको कहेंगे आप। ये क्या है? युक्त निर्बंधन। युक्त निर्बंधन है ये। और इधर जो है स्वतंत्रताएं हैं। इधर क्या है? स्वतंत्रताएं हैं। यहां क्या है? ये है स्वतंत्रताएं। ये दो भाग हैं। तो इसके दो भाग कर लेंगे। एक तरफ अनुच्छेद 19(1) क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, जिसमें से च नहीं है, और दूसरी तरफ अनुच्छेद 19(2), 3, 4, 5, 6। अब इन्हें हम आगे बढ़ करके अगले पृष्ठ पर देखेंगे
कि ये क्या हैं, तो देखा गया कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं ये कितने प्रकार की हैं? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। और 6 प्रकार के 19(2) से 19(2) से लेके 19(6) तक युक्त युक्त निर्बंधन। तो 2 भाग हम लोगों ने देखा। अब पहले भाग के बारे में बात करें। तो पहली बात करेंगे अनुच्छेद 19(1) क। शुरुआत करेंगे अनुच्छेद 19(1) क और 19(1) क के प्रावधान को देखें। इसका प्रावधान क्या है? प्रावधान है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या कहते हैं इसको? भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये है बोलने की आजादी। 19(1) का भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी केस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता भी दी गई। बात करेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी में है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता तो आप यहां पर एक नोट करके देखेंगे, प्रेस की स्वतंत्रता ये इसी के अंतर्गत है। और प्रेस की स्वतंत्रता में कहां से आया? तो इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ का मामला, यानी इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1985। इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ का मामला 1985। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या मत दिया? सर्वोच्च न्यायालय के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता को रखा। तो प्रेस की स्वतंत्रता आपको ध्यान रहेगी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता है। और उसे सर्वोच्च न्यायालय ने इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ का मामला 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1) क में ही रखा गया है। साथ ही एक और अधिकार इसके अंतर्गत है, वो है मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना। ये भी जान लें आप, मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित
संबंधित सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो यहां हम लोगों ने 19(1) क में दो बातों को सामने रखा। नंबर 1, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है ये सब कि प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है, तो अनुच्छेद 19(1) क में है। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे कहा है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही प्रेस की स्वतंत्रता जो है उसी में निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता कोई अलग से नहीं होगी। उसी तरह से मतदाताओं को अपने उम्मीदवार के बारे में जानने का जो अधिकार है, उनके बारे में सूचना प्राप्त करने का जो अधिकार है, वो भी अनुच्छेद 19(1) क में ही विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही अंतर्निहित। अभी आपने जस्ट पिछले चुनाव में देखा है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने जो भी उम्मीदवार चुनाव में खड़ा होगा उनका पूरा बायोडाटा, पूरा इतिहास, उनकी पूरी कहानी कि उम्मीदवार कैसा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं है, कोई मुकदमा तो इसके ऊपर नहीं है, कोई केस तो नहीं चल रहा, कोई घटना दुर्घटना से ये व्यक्ति जुड़ा है, ये सारी सूचनाएं उम्मीदवार को अपने मतदाता को देना अनिवार्य कर दिया। वो कहां से आया ये अधिकार? 19(1) क से आया। कहां से आया है? 19(1) क। 19(1) क से प्रेस की स्वतंत्रता, मतदाताओं द्वारा अपने उम्मीदवार के बारे में जानने का अधिकार, ये दोनों अधिकार 19(1) क के अंतर्गत आते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में जे.एस. मिल के विचार बड़े महत्वपूर्ण हैं। जे.एस. मिल ने अपने विचारों के माध्यम से एक महान राजनीतिक, जे.एस. मिल राजनीतिक विचारक, जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने अपने विचारों के द्वारा बातों से सिद्ध किया है कि असल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। अगर हम विचारों को रोक देंगे तो स्वतंत्रता का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। तो स्वतंत्रता का अर्थ है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता। विचार कैसे हैं वो बाद की बात होगी, बट वो विचार व्यक्त हो, ये स्वतंत्रता जरूरी है। इसी क्रम में अब हम लोग 19(1) क के बाद 19(1) ख देखेंगे। तो अनुच्छेद 19(1) ख, अनुच्छेद 19(1) ख, और इसके अंतर्गत जो प्रावधान है वो देखेंगे कि अनुच्छेद 19(1) ख में है शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। इसमें क्या है? शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। तो अनुच्छेद 19(1) ख में कौन सा अधिकार मिला? 19(1) ख में मिला कि सम्मेलन करने का अधिकार। कैसे सम्मेलन करना है? तो शांतिपूर्वक और बिना हथियार के शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 19(1) ख। अनुच्छेद 19(1) ख। कैसे सम्मेलन कर सकते हैं? बवाल नहीं करना है, तोड़ फोड़ नहीं करना है,
किसी के हाथ में हथियार नहीं होना चाहिए, सम्मेलन कीजिए। ये अधिकार आपको अनुच्छेद 19 के 19(1) ख के तहत प्राप्त है। 19(1) ग। अब अगली बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 19(1) ग। इसके अंतर्गत कौन सा प्रावधान है उसको देखेंगे। तो ग में है संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। क्या? संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 19(1) ग में देखा कि संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है, यानी कुछ लोग इकट्ठा होकर सहकारी समिति जिसमें सरकार की भी सहयोग हो बना सकते हैं। कोई संगम मतलब विभिन्न विचारों वाले संगठन, समूह, समिति, इस तरह का संगठन बनाने का अधिकार है अनुच्छेद 19(1) ग के अंतर्गत। और इसमें सहकारी समितियों को शामिल किया गया है। इसमें किसको? सहकारी समितियां। कई बार ये प्रश्न है, सहकारी समितियों को सम्मिलित किया गया है। ध्यान रहे ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए। तो सहकारी समितियां किसमें हैं? अनुच्छेद 19(1) ग। सहकारी समितियों पर प्रश्न पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 19(1) ग सहकारी समितियों को बनाने का अधिकार, संगम बनाने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार। और संगम क्या है? अलग अलग चीजों का मिलना, एक जगह आना, यही क्या है? संगम। तो विभिन्न विचारधारा के लोगों का संगठन बनाने का अधिकार, विभिन्न विचारधारा की संस्थाएं, समितियां बनाने का अधिकार, तो इस प्रकार का अधिकार है अनुच्छेद 19(1) ग। अब बात करेंगे अनुच्छेद 19(1) घ की। अनुच्छेद 19(1) घ, इसकी बात करेंगे और देखा जाए कि आखिर इसके अंतर्गत कौन से प्रावधान निहित, कौन सा प्रावधान किया गया है घ में। तो भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार। भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार। तो क्या अधिकार यहां मिला कि भारत के अंदर कहीं भी अबाध माने बिना किसी बाधा के आने जाने का अधिकार। भारत के अंदर कहीं भी कश्मीर से लेके, आज की तिथि में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और पोरबंदर से लेके कोहिमा, सिलचर, पूरे अरुणाचल तक कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है। ये है अनुच्छेद 19(1) घ। तो अनुच्छेद 19(1) घ के बाद अब आता है अनुच्छेद 19(1) अंग। अनुच्छेद 19(1) अंग। अनुच्छेद 19(1) अंग में क्या है? तो इसके प्रावधान को देखेंगे हम लोग। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं।
अंगम में है भारत के किसी भी भाग में निवास करने या बसने का अधिकार। भारत के किसी भी भाग में, किसी भी भाग में निवास करने या बसने का अधिकार। तो हम लोगों ने देखा कि कौन से अधिकार प्राप्त हुए। अनुच्छेद 19 एक अंग में कि भारत के किसी भी भाग में रह सकते हैं, बस सकते हैं, यानी कहीं भी रहने का अधिकार दिया गया है। किसी भी क्षेत्र में रहना चाहें रह सकते हैं, भारत में कहीं भी बस सकते हैं, अपना बसेरा बना सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, रह सकते हैं। अब 19(1)(6) अनुच्छेद 19(1)(6) इसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, कौन से प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 19(1)(6) में कोई भी वृत्ति, कोई भी उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। इसके अंतर्गत क्या है, कोई भी वृत्ति, उपजीविका, कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार। तो कौन सा अधिकार इसमें मिला कि जो चाहे वो वृत्ति अपनाए, जो चाहे वो पेशा अपनाए कि कौन सा काम आपको करना है। तो कोई भी वृत्ति, कोई भी पेशा, किसी प्रकार की उपजीविका कमाने का साधन, कोई व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार है। आपको किसी व्यापार, व्यवसाय और वृत्ति को अपनाने से रोका नहीं जाएगा। रोका जाएगा, अभी बताया गया है कब रोका जाएगा, उसके बारे में अभी विस्तार से उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 19(1)(6) जिसमें वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ध्यान रहे कि यहां च नहीं कहा गया। 19(1)(6) डायरेक्ट आ गया, अंग के बाद च नहीं है। अनुच्छेद 19(1)(6) यहां उस पर छोटी सी चर्चा कर लिया जाए। अनुच्छेद 19(1)(6) इसमें क्या था, तो अनुच्छेद 19(1)(6) में था भारत के मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार। तो इसमें था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। और इसे क्या किया गया, इसे हटाकर क्या किया गया, अनुच्छेद 300 में रखा गया। हटाकर अनुच्छेद 300 में विधिक अधिकार के रूप में रखा गया। और ये है 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ये बात आपने पहले भी नोट किया है, फिर एक बार आपके सामने है। इसलिए अनुच्छेद 19(4)
आज की डेट में संविधान में उसे संशोधित करके हटा दिया गया। वो अधिकार आपके पास मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है, लेकिन किस रूप में है? विधिक अधिकार के रूप में है, कानूनी अधिकार के रूप में है, मौलिक अधिकार के रूप में नहीं। तो इस तरह से संपत्ति का अधिकार जो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, यहां चाहें तो देख लें 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ये इसी के द्वारा जो है, इस संशोधन के द्वारा 19(1) हटा दी। तो हम लोगों ने अभी तक देखा अनुच्छेद 19(1) का 6 भाग, कितने भाग? 6 भाग देखा। 19(1) क, ख, ग, घ, अंग और छ को हटा दीजिए। तो इस तरह से 6 भाग देखा और 6 भागों में कौन से अधिकार प्राप्त हैं ये प्रावधान भी देख। अब हमें देखना है कि 19(2) से लेकर 6 तक युक्त निर्बंधन। तो अब बात करेंगे 19 अगले पृष्ठ पर अनुच्छेद 19(2) से अनुच्छेद 19(6) तक। कहां तक? अनुच्छेद 19(6) तक युक्त निर्बंधन, युक्त निर्बंधनों की बात होनी है। निर्बंधन, तो ये कौन से रोक हैं अधिकारों पर, उसको हम लोग एक एक करके देखें। कौन से रोक हैं ये करके देखेंगे एक एक। तो इसमें पहला है अनुच्छेद 19(2). पहला अनुच्छेद 19(2) और 19(2) में 19(1) क पर लगने वाला निर्बंधन में अनुच्छेद 19(1) क पर निर्बंधन। तो आपने देखा कि अनुच्छेद 19(2) में क्या है? 19(1) क पर प्रतिबंध लगाया गया है। 19(1) क क्या है? सबसे पहले ये जाने। 19(1) क है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1) क है क्या? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता, मतदाताओं द्वारा अपने उम्मीदवारों के बारे में जानने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) क, तो उनको किस सीमा तक रोकना है कि बस अब आपका अधिकार पूरा हो गया, अब उसके आगे आप नहीं बढ़ेंगे। तो ये निर्बंधन आप देखेंगे 1 बाय 1 करके कि आपके अधिकार से क्या गड़बड़ ना हो। पहला है भारत की सुरक्षा संप्रभुता। भारत की सुरक्षा और संप्रभुता, यानी हमारे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर कोई आंच नहीं है। हम ऐसा कुछ नहीं विचार व्यक्त कर सकते जिससे भारत की स्वतंत्रता, भारत की अखंडता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगे। अगर ऐसा करते हैं तो वो रोक, ऐसा नहीं कर सकते। तो विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
पर युक्त युक्त निर्बंधन, तार्किक निर्बंधन, उचित निर्बंधन, उचित सीमा तक निर्बंधन लगाया गया है। न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते। और क्या नहीं कर सकते? न्यायालय की अवमानना ये नहीं कर सकते कि भाई न्यायालय को गाली नहीं दे सकते, न्यायालय को बुरा नहीं कर सकते, मानहानि नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति की मानहानि नहीं कर सकते। और क्या नहीं कर सकते? 19(1) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों से लोक व्यवस्था नहीं बिगाड़ सकते। लोक व्यवस्था यानी जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था को आप बिगाड़ नहीं सकते। अपने विचार से, अपने अभिव्यक्ति से आप लोक व्यवस्था को बिगाड़ नहीं सकते। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हो उनको नहीं खराब कर सकते। यानी विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, यानी विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध पर कोई आंच नहीं आ सकता है आपके विचार और अभिव्यक्ति से, ये ध्यान रखना है। शिष्टाचार और सदाचार नहीं बिगाड़ना है। तो शिष्टाचार एवं सदाचार, इस पर भी कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अपराध उद्दीपन नहीं हो सकता। अपराध उद्दीपन मतलब ये है कि अपराध उद्दीपन नहीं कर सकते, मतलब आप किसी को भड़का नहीं सकते, किसी को कुछ गलत करने के लिए भड़का नहीं सकते, उसके मन को विचलित करना, दिमाग को हैक कर लेना, यानी किसी भी तरह से उसे प्रभाव में लेके गलत करवाना, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये है अनुच्छेद 19(1) का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ये रुकावट है कि भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को ध्यान रखना होगा। न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते, किसी की मानहानि नहीं कर सकते, लोक व्यवस्था को चुनौती नहीं दे सकते, विदेशी राज्यों के साथ अगर मैत्रीपूर्ण संबंध है उसको नहीं खराब कर सकते। शिष्टाचार सदाचार भी आपको अपनी भाषा में बनाए रखना है और अपराध करने के लिए किसी को उकसा नहीं सकते, किसी को भड़का नहीं सकते। तो ये है अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत 19(1) क पर लगा हुआ निर्बंधन, युक्त निर्बंधन। अब है 19(3), तो अब बात करेंगे हम लोग अनुच्छेद 19(3), दूसरा अनुच्छेद 19(3। और 19(3) से किस पर प्रतिबंध लगेगा? तो 1 ख पर 19(3) द्वारा अनुच्छेद 19(1) ख पर निर्बंधन। ये निर्बंधन लगा है अनुच्छेद 19(1) ख पर। कहां लगा है? 19(3) में। 19(3) कहता है कि भारत की संप्रभुता। सबसे पहले अनुच्छेद 19(1) ख में बात क्या, अधिकार क्या मिला हो? तो शांतिपूर्ण और बिना हथियार के सम्मेलन करने का अधिकार। 19(1) ख क्या है देख लीजिएगा, शांतिपूर्ण और बिना हथियार के सम्मेलन करने का अधिकार। तो अब आप भी शांतिपूर्ण सम्मेलन तो कर सकते हैं, लेकिन भारत की संप्रभुता और अखंडता को चैलेंज नहीं कर सकते। क्या नहीं करेंगे? तो भारत की संप्रभुता तथा अखंडता, इसको चैलेंज नहीं कर सकते।
यानी भारत की संप्रभुता और अखंडता की कीमत पर आप न कोई सम्मेलन कर सकते हैं, न कोई बैठक कर सकते हैं, भले ही वो शांति की। तो ये चीज। दूसरा, लोक व्यवस्था को बनाए, माने आपके बैठक से लोक व्यवस्था न गड़े, तो लोक व्यवस्था भी इसमें जरूरी है कि लोक व्यवस्था को ध्यान में रख करके कोई सम्मेलन, कोई बैठक हो पाए। ये हुआ अनुच्छेद 19(3) में जो व्यवस्था। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 19(4), तीसरा अनुच्छेद 19(4। तो अगला है अनुच्छेद 19(4 और इसके द्वारा किस पर प्रतिबंध लगा है, किस पर निर्बंधन लगा है, तो इस पर लगा है 19(1) ग पर, ख हो गया, द्वारा अनुच्छेद 19(1) ग पर निर्बंधन। तो ये निर्बंधन लगा है 19(4 में 19(1) ग पर। 19(1) ग क्या कहता था? ग कहता था कि संगम और सहकारी समिति बनाने का अधिकार। तो संगम और सहकारी समिति आप बनाइए, लेकिन सदाचार का ध्यान रखना है कि जो समिति है, जो संगम है, जो संगठन है, वो उसका आचरण कैसा होना, सदाचार होना चाहिए। उसके बाद लोक व्यवस्था को बनाए रखने वाली होनी चाहिए, यानी आप लोक व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर सकते। तो लोक व्यवस्था का प्रश्न जो है ये महत्वपूर्ण है। और भारत की संप्रभुता अखंडता की कीमत पर तो कोई आप समिति संगठन बना ही नहीं सकते। तो भारत की संप्रभुता व अखंडता, तो इन बातों को ध्यान रखते हुए ही आप अनुच्छेद 19(1) ग पर उसके अधिकारों का लाभ उठा सकते हैं। तो अनुच्छेद 19(1) ग को निर्बंधित करता है, तार्किक सीमा तक रोकता है अनुच्छेद 19(4। अब बात करेंगे हम लोग अनुच्छेद 19(5। तो ये चौथा अनुच्छेद 19(5 और इसके द्वारा अनुच्छेद 19(1) घ और अंग द्वारा अनुच्छेद 19(1) घ और 19(1) अंग, ये दो द्वारा ये पर निर्बंधन। तो यहां पर भी जो निर्बंधन है वो देख लें कि ये जो निर्बंधन है वो क्या क्या है। तो 19(5) में घ और अंग, सबसे पहले घ और अंग क्या है? तो घ है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार, यानी भारत के क्षेत्र के भीतर कहीं भी जा सकते हैं। और अंग है भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार। तो इन दो अधिकारों को ये कुछ सीमा तक रोकता है। तो ये क्या कहता है? साधारण जनता के हित में कहता है, साधारण जनता के हित में। मतलब आप कहीं ऐसी जगह नहीं जा सकते जहां किसी खास व्यक्ति समूह
का हित प्रभावित होता। इसीलिए कई जगह आदिवासी क्षेत्रों में जाने के लिए मनाही है, या कोई विशेष कोई कम्युनिटी है उधर जाने की मनाही है, ताकि आप उनका नुकसान न पहुंचा दें। उनके उधर जाने से आपको रोका जाता है। तो साधारण जनता के हित में किसी को भी आने जाने बसने देने से रोका जा सकता है। और किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए अभी हमने उसकी चर्चा ही की कि किसी अनुसूचित जनजात के हितों, उनके हितों को संरक्षण के लिए, यानी उनके हितों के संरक्षण के संरक्षण के लिए इस तरह से अनुच्छेद 19(1) अनुच्छेद 19(1) अंग, इन दोनों पर युक्त निर्बंधन लगा है, रोक लगी है कि साधारण जनता का हित प्रभावित न हो और अनुसूचित जनजाति, यानी अभी बात किए कुछ विशेष तरह की जनजातियां, उनका विशेष कल्चर, उनका रहन सहन, उनका जीवन, संपूर्ण जीवन किसी से दुष्प्रभावित न हो, इसलिए उनके क्षेत्रों में जाने और बसने, अधिवास बनाने की रोक है। सामान्य जनता का हित भी ध्यान में रखना। उसी तरह एक और अनुच्छेद है और वह है 5वां, यानी कि अनुच्छेद 19(6). अनुच्छेद 19(6) है और इसके द्वारा अनुच्छेद 19(1)(6) अनुच्छेद 19(1)(6) पर निर्बंधन। तो ये निर्बंधन लगा 19(1)(6) पर। ये क्या है, ये हम लोग देखेंगे कि 19(6) में 19(6) पर प्रतिबंध। सबसे पहले 19(6) क्या है? 19(1)(6) 19(1)(6) कहता है कि कोई भी वृत्ति, कोई भी उपजीविका, कोई भी व्यवसाय, कोई भी व्यापार करने का अधिकार। लेकिन इसमें भी रोक है। कौन से रोक है? तो साधारण जनता के हित में। पहला, साधारण जनता के हित में, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसा व्यवसाय करने लग जाएं जिससे साधारण जनता को नुकसान पहुंचे। तो ऐसे व्यवसाय, व्यापार, वृत्ति को करने से सरकार, राज्य हमें रोक सकता है। उसी प्रकार किसी वृत्ति या व्यापार के लिए तकनीकी अर्हताएं निर्धारित करना, यानी कि किसी वृत्ति या व्यापार के लिए तकनीकी अर्हताएं निर्धारित करना। यह भी एक पक्ष है। जैसे आप कह सकते हैं कि हमें कोई भी व्यवसाय अपनाने का अधिकार है, कोई भी व्यापार करने का अधिकार है, कोई भी नौकरी करने का अधिकार है, कोई भी वृत्ति अपनाने का अधिकार है, और काम कोई ऐसा है जो टेक्निकल है। आपको उस तकनीक का ज्ञान नहीं तो आप कैसे कर सकते हैं? इस आधार पर संविधान ने हमें अधिकार दिया हुआ है कि हम कोई भी वृत्ति अपना सकते हैं, हमें उस वृत्ति के बारे में जानकारी हो। इसके लिए कोई वृत्ति या व्यापार, व्यवसाय अपना रहे हैं तो तमाम तकनीकी अर्हता की आपको ये जानकारी होगी, तब आपको ये व्यवसाय करने दिया जाए। आपको ये तकनीक का ज्ञान होगा तब जाके। अगर जिसे कंप्यूटर आप नहीं जानते और कहेंगे नहीं हम कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करेंगे,
तो तकनीक का ज्ञान नहीं और वही तकनीकी कार्य करने के लिए मनाही तमाम अरताएं लगाई जाती हैं, शर्तें लगाई जाती हैं कि आपको कंप्यूटर की डिग्री होगी, तब जाके कंप्यूटर की पढ़ाई आपने किया होगा, उसका अनुभव आपके पास होगा, तब जाके आपको ये वृत्ति या व्यवसाय दी जाएगी। तो इस तरह की शर्तें लगा देना, इस तरह की अरताएं लगाना, ये भी जो है अनुच्छेद 19(6) के अंतर्गत आता है। 19(6) में और क्या है, तो नागरिकों को व्यापार और व्यवसाय से, अगले पृष्ठ पर, नागरिकों को व्यापार व व्यवसाय, यानी नागरिकों को जो व्यापार और व्यवसाय है उसके लिए तकनीकी से पूर्णतः या अंशतः इसलिए वर्जित करना, ऐसे पूर्णतः या अंशतः इसलिए वर्जित करना, इसलिए वर्जित करना क्यों वर्जित करना, मैंने इस वजह से वर्जित कर देना कि राज्य किसी व्यवसाय पर एकाधिकार या नियंत्रण करने के पक्ष में, एकाधिकार या नियंत्रण करने के पक्ष में हो, नियंत्रण करने के पक्ष में हो। तो ऐसी दशा में भी जो है, साथ ही कोई ऐसा कार्य जो अनैतिक हो, साथ ही कोई ऐसा कार्य जो अनैतिक हो, सही नहीं हो, जो अनैतिक हो, इतना ही नहीं और भी इसमें है, अनैतिक हो जैसे महिला और बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाना, अनैतिक हो जैसे महिला व बच्चों को खतरनाक कार्य में लगाना, खतरनाक कार्य में लगाना। तो इस तरह से अनुच्छेद 19(6) में कहा गया कि नागरिकों को कोई व्यापार या व्यवसाय करने से पूरी तरह से या आंशिक रूप से सरकार रोक सकती है, अगर सरकार को लगे, राज्य को लगे कि किसी व्यवसाय पर उसका एक अधिकार होना चाहिए। राज्य कहे कि नहीं हम ये काम करेंगे, आपको नहीं करेंगे, तो रोका जा सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में ले लें कि आपका मन करेगा मिसाइल बनाने का, कि हम चलिए मिसाइल बनाने का काम हम करना चाहते हैं, ये व्यवसाय अपनाना चाहते हैं, सरकार कहेगी नहीं, ये खतरनाक हथियारों वाले व्यवसाय हैं, यह कार्य आपको नहीं करना है क्योंकि इस पर गवर्नमेंट का नियंत्रण है, एकाधिकार है। तो इस तरह से तमाम ऐसे एल्कोहलिक चीजें, मादक पेय पदार्थ, शराब आदि सरकार कहेगी नहीं ये मेरे नियंत्रण में है, आपको नहीं करना है, जो भी होगा सरकार के हिसाब से होगा। तो ऐसे कुछ व्यापार व्यवसाय हो सकते हैं जिनको सरकार क्या करेगी, राज्य क्या करेगा, रोक लगा देगा, आम नागरिकों के लिए कहेगा ये नहीं है, ये राज्य के नियंत्रण में है, राज्य के एकाधिकार में है। साथ ही कोई ऐसा कार्य जो अनैतिक हो, गलत हो, ठीक ना हो,
जैसे महिलाओं और बच्चों को कई खतरनाक काम में लगा दें, जैसे पटाखा फैक्ट्री में लगा दिया या कोई ऐसे रिस्की कार्य में लगा दिया जहां कभी भी जान जाने का खतरा है, साथ ही उनके भ्रष्ट होने का खतरा है, बुरा होने का खतरा है। तो ऐसी दशा में भी 19(1) जो 6 में जो अधिकार प्राप्त हैं उनको रोकता है अनुच्छेद 19(6). एक छाता वाला 6 है और एक गिनती वाला 6 है, तो 6 और 6 में हमें ध्यान से अंतर रखना। इस प्रकार इतने अधिकार प्राप्त हैं और उन पर रोक की भी व्यवस्था की गई। तो हम लोग बिना देर किए इसे तुरंत जल्दी से दोहरा लें और आज की कक्षा को समाप्त करें। आज बात होनी ही स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 पर। अनुच्छेद 19 के 2 भाग हैं। एक भाग में अधिकार दिया गया है, दूसरी तरफ निर्बंधन किया गया, रोक लगाई गई। एक हिस्सा रोक लगाता है, एक कहता है अधिकार दे रहे हैं। निर्बंधन जो लग रहा है वो युक्ति युक्त है। ध्यान रहे कि कैसा निर्बंधन लगा है, युक्त निर्बंधन, तार्किक निर्बंधन, मनमाना निर्बंधन नहीं है, तार्किक निर्बंधन है। स्वतंत्रताओं को कुछ सीमा तक रोका गया है। तो 2 तरह के अधिकार यहाँ पर, एक तरफ है अनुच्छेद 1 क, अनुच्छेद 19(1) और 19(1) के क ख ग घ अंग च को छोड़कर 6। तो दूसरी तरफ है 19(1) इधर हो गया, 19(2), 3, 4, 5, 6। तो दोनों तरफ, एक तरफ अधिकार तो दूसरी तरफ निर्बंधन। सबसे पहले हम लोग अधिकार को पढ़ेंगे, फिर निर्बंधन को पढ़ेंगे। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। पहले प्रकार की स्वतंत्रता की बात हो रही है, अनुच्छेद 19(1) क। सबसे पहले अनुच्छेद 19(1) क अधिकार क्या देता है? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार देता है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। प्रेस की स्वतंत्रता इसी में निहित है। इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो भाषा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निहित है, 19(1) क में नहीं। 19(1) क ही प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था करता है और 19(1) क में ही मतदाताओं को यह अधिकार दिया गया है कि मतदाता अपने उम्मीदवार के बारे में जान सकता है कि उसका उम्मीदवार की उसका बायोडाटा क्या है, ये सब जान सकता है। उसका इतिहास क्या है, आपराधिक वृत्ति कैसी रही है, सब कुछ जानने का अधिकार है। वो भी अनुच्छेद 19(1) च के अंतर्गत ही आता है। उसी तरह से अनुच्छेद 19(1) ख, ये दूसरा, इसमें शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार है। कैसा सम्मेलन? शांति से और बिना हथियार के। ये नहीं है कि राइफल लेके सम्मेलन करेंगे, नहीं, बिना हथियार के शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने का, बैठक करने का अधिकार, ये है अनुच्छेद 19(1) ख। ख के बाद ग क्या है? अनुच्छेद 19(1) ग। अनुच्छेद 19(1) ग कहता है संगम या सहकारी समिति बनाने का, संगम बनाने का अधिकार, सहकारी समिति बनाने का अधिकार। सहकारी समितियों पर प्रश्न पूछा गया है, सहकारी समितियां, तो सहकारी समितियों के अनुच्छेद 19(1) ग में सम्मिलित किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। और इसी में जो है ये अधिकार प्रदान किए गए हैं कि संगम या सहकारी समिति बना सकते। संगम क्या होता है? अलग अलग विचारों वाले कोई ऐसे संगठन या समूह की बात, ऐसा समूह या संगठन बनाना जिनके विचार अलग अलग हों लेकिन एक जगह इकट्ठा होकर कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ करने का, समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)
गौ में दिया गया। गौ के बाद घ, अनुच्छेद 19(1) घ में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 19(1) घ के प्रावधान है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार, बिना रोके बिना रोक टोक के कहीं भी आने जाने का अधिकार, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आइए जाइए, इधर पोरबंदर से लेकर सिलचर तक और अरुणाचल की सीमा तक आते जाते रहिए, आने जाने का जो अधिकार है ये मिला है अनुच्छेद 19(1) घ। अंगों में क्या है? अनुच्छेद 19(1) अंगों में है भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार। पहले आने जाने का अधिकार मिला, अब निवास करने या बसने का अधिकार भी, ये है 19(1) अंग। अंग के बाद चौ आता है, चौ गायब है। अब अनुच्छेद 19(1) छ के बाद छ में है कि कोई भी वृत्ति, कोई भी व्यवसाय, व्यापार, उपजीविका के साधन, कोई पेशा अपनाने का अधिकार, जो चाहे वो करें, ये सब आपकी मर्जी से हो, इसका अधिकार है अनुच्छेद 19(1) छ में। अनुच्छेद 19 चौ भी था, 19(1) चौ भी था, चौ था, लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में। ये था संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार, और इसे हटा दिया गया और हटा करके अनुच्छेद 300 क में रखा गया। कहाँ रखा गया? अनुच्छेद 300 क में, और यहाँ पर इसे विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार का रूप प्रदान किया। तो इस प्रकार अनुच्छेद 19(1) चौ भी था, अब वो नहीं रहा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कितने अधिकार प्राप्त हैं। तो अनुच्छेद 19(1) क, ख, ग, घ, अंग, च हट गया, छ, इतने अधिकार प्राप्त हैं, 6 अधिकार प्राप्त हैं। अब उन 6 अधिकारों पर युक्त तार्किक रोक लगाया गया। तो अब हमें देखना है कि युक्त निर्बंधन, तार्किक रोक, कुछ सीमा तक प्रतिबंध, जो तार्किक हो, उचित हो, ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है। और वो किया गया है 19(2) से लेकर के 19(6) तक। अनुच्छेद 19(2) से लेकर के अनुच्छेद 19(6) तक युक्त निर्बंधन, तार्किक उचित निर्बंधन, उचित रोक लगाई है। अब ये रोक कौन से हैं? सबसे पहले 19(2) देखें। 19(2) 19(1) क पर प्रतिबंध लगाता है। कहाँ प्रतिबंध लगाता है? 19(1) क पर। 19(1) क क्या है? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता थी, मतदाताओं को अपने उम्मीदवार को जानने की स्वतंत्रता थी, वही बात। तो उसमें क्या क्या रोक लग रहा है? रोक लग रहा है कि भाई भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर आंच नहीं आ सकती आपके विचार और अभिव्यक्ति से। और क्या नहीं कर सकते आप अपने विचार अभिव्यक्ति से न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते, किसी की मानहानि नहीं कर सकते, लोक व्यवस्था को नहीं बिगाड़ सकते, विदेशी राज्यों के मैत्रीपूर्ण संबंध है उसको खराब नहीं कर सकते, शिष्टाचार और सदाचार बनाए रखेंगे और अपराध उद्दीपन नहीं करेंगे, किसी को भड़काएंगे नहीं, किसी को उकसाएंगे नहीं, किसी को कुछ गलत करने के लिए मोटिवेट नहीं, भ्रमित नहीं करेंगे, उकसाएंगे नहीं, प्रोवोक नहीं करेंगे। उसी तरह से अनुच्छेद 19(3) 2 हो गया। अनुच्छेद 19(3) ये 19(1) ख पर प्रतिबंध लगाता है। कहाँ लगाता है? ख पर प्रतिबंध। ख कहता है कि शांतिपूर्ण और बिना हथियार के सम्मेलन का अधिकार देता है। तो सम्मेलन करते वक्त आप भारत की संप्रभुता और अखंडता को चैलेंज नहीं करेंगे। भारत की संप्रभुता अखंडता पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, और लोक व्यवस्था आप अपने सम्मेलन से नहीं बिगाड़ेंगे। तब तो जाकर के आप शांतिपूर्ण बिना हथियारों के भी सम्मेलन कर सकते। उसी तरह अनुच्छेद 19(4) ये कहता है कि 19(1) ग पर भाई कुछ सीमा तक निर्बंधन, तार्किक निर्बंधन, युक्त निर्बंधन।
19 ग क्या कहता है? ग कहता है संगम और सहकारी समिति बनाने का। अब समिति बना के आप सदाचार नहीं गड़बड़ा सकते, लोक व्यवस्था नहीं खराब कर सकते, और भारत की संप्रभुता अखंडता इस पर कोई प्रहार नहीं कर सकते। इस तरह से अनुच्छेद 19 ग पर प्रतिबंध लगाया गया है, निर्बंधन लगाया गया है, कुछ सीमा तक रोका गया। उसके बाद अनुच्छेद 19(5), ये 19 घ को भी रोक लगाता है और अंग पर भी रोक लगाता है। 19 घ और अंग दोनों पर रोक लगाता है। घ में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने का अधिकार, घ में, और अंग में कहा गया है कि कहीं भी बसने का अधिकार। यहां भी बस तो सकते हैं, लेकिन साधारण जनता के हित में आप कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, या फिर अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए सरकार यानी राज्य आपको रोक सकती है कि नहीं, आप आदिवासी क्षेत्र में नहीं रह सकते, फला जनजाति क्षेत्र में नहीं रह सकते, वहां नहीं निवास कर सकते, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता, उनके विशेष, उनकी जो संस्कृति है, लोक व्यवस्था है, उसको आप बिगाड़ नहीं सकते। तो इस तरह से 19(5) के अंतर्गत है व्यवस्था। इसी प्रकार 19(6) में व्यवस्था बनाई गई है। 19(6) में जो व्यवस्था है वो 19(6) को प्रतिबंधित करती है, निर्बंधित करती है। और इसमें क्या है, साधारण जनता के हित में क्या करना है कि कोई भी वृत्ति का उपजीविका व्यवसाय करने का अधिकार है 19(6) में। तो 19(6) रोकता है, कहता है कि किसी वित्तीय व्यवसाय के लिए तकनीकी अर्हता निर्धारित कर सकता है। भाई कोई तकनीक का ज्ञान होगा तभी कोई तकनीकी काम कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार की कोई पद के लिए अर्हता निर्धारित कर सकता है। साथ ही राज्य यानी सरकार आपको कोई ऐसा व्यवसाय व्यापार करने से रोक सकती है जिसको राज्य खुद कहे कि हम करेंगे, हमारे नियंत्रण में रहेगा, हमारे एकाधिकार में रहेगा। इसलिए हथियारों को बनाने के जितने भी कल कारखाने होते हैं, आमतौर पे पहले केवल और केवल सरकार उनको करती थी। अब धीरे धीरे उसमें सहकारी या निजी क्षेत्रों को भी देना शुरू किया गया है, लेकिन यह है कि उनकी सुरक्षा, भारत की सुरक्षा संप्रभुता का सारा ख्याल रखते हुए सरकार ही अपने अंदर में नहीं रखती। मादक पदार्थों को ले लें, मद्यपान वगैरह, इन सारी चीजों को सरकार रोक करके कहती नहीं, ये सरकार का एकाधिकार रहेगा, इस पर दूसरे का एकाधिकार नहीं रहेगा। उसी तरह कोई ऐसा कार्य जो अनैतिक हो, जैसे महिलाओं और बच्चों से बुरा कार्य करवाना, खतरनाक कार्य करवाना, उनकी जान जोखिम में डालना, उनके वातावरण को दूषित करना, या और भी व्यभिचार किसी भी तरह के बुरे कर्म हैं, उन्हें सब करने से सरकार रोक सकती है। हम अपने वृत्ति व्यवसाय को पूरी तरह से मनमानी नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 19 जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक बहुत बड़ा खंड है ये, और ढेर सारी स्वतंत्रताएं लिए हुए है। इसके साथ ढेर सारे प्रतिबंध भी हैं, निर्बंधन है, रोक है, रुकावट है। उन रुकावटों का भी अपना महत्व है। आपने देखा कि वे रुकावट न हो तो सारे अधिकार ही व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि वो अधिकार ऐसे अंतहीन समस्याओं को जन्म देंगे जिससे हम अपने अधिकारों का ही आनंद नहीं उठा पाएंगे। तो ये रहा अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।